जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। वेरी गुड। और तीसरा प्रेरणा का सिद्धांत। लिख लो, मोटिवेशन इज, लिखो, मोटिवेशन इज अ पावरफुल, ये प्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज अ पावरफुल फैक्टर। अपना कैप्शन ऑन कर लोगे तो जो मैं बोलती हूँ वो नीचे लिखा हुआ भी आएगा, तुम्हें पढ़ने में भी आसानी रहेगी। मोटिवेशन इज अ पावरफुल फैक्टर इन टीचिंग, because it arouses interest, focuses attention, मैम थोड़ा स्लो पढ़े। अच्छा, because it arouses interest, focuses attention, accelerates ये अपने अपने माइक बंद करो, बज रहे हैं। थिंकिंग, अपने माइक बंद करें स्टूडेंट। थिंकिंग एंड लीड्स टू एक्टिविटी। हिंदी वर्जन लिखो, शिक्षण में प्रेरणा एक शक्तिशाली तत्व है, क्योंकि यह मैम आवाज कट रहा है। वो तुम्हारे फोन में प्रॉब्लम होगा, बाकी बच्चों को क्लियर आ रहा है। देखो जरा चेक करो। आप रिपीट करिए ना। क्लियर आ रहा है। हाँ, किसी रिपीट करिए ना मैम, नेटवर्क का प्रॉब्लम। हाँ, रिपीट करिए ना मैम एक बार। अच्छा, शिक्षण में because it arouses interest, focuses attention, accelerates thinking and leads to activity and leads to activity। अपने फोन का कैप्शन जो होता है उसे ऑन कर लो तो नीचे लिखा भी आएगा, ठीक है। शिक्षण में प्रेरणा क्या करेगी, नेट खाली बर्बाद कर रही है क्या? एक शक्तिशाली तत्व है। स्टूडेंट अपने माइक ऑफ कर दें। क्योंकि यह रुचि को जागृत करता है, कॉमा, ध्यान को केंद्रित करता है, विचार को तीव्र बनाता है, और क्रियाशीलता को जन्म देता है।
अब मोटिवेशन का मतलब, क्योंकि मोटिवेशन साइकोलॉजिकल टर्म है और बड़ा लेंदी प्रोसेस, टाइप्स, फैक्टर्स, सब चीज इसमें है, तो कहने का भाव ये है कि यदि शिक्षण में प्रेरणा का सहारा लिया जाएगा, टीचर बच्चों को प्रेरित करने में सफल हो जाएगा, तो उसके शिक्षण की सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। ऐसा मैम इस आवाज कट सिद्धांत रही है का, मैम। अब मुझे नहीं पता बाकी बच्चों को नहीं कट रही, अपना नेटवर्क चेक करो। बारिश हो रही है इधर मैम। तो फिर लेफ्ट हो जाओ, नहीं कोई दिक्कत है नेटवर्क में तो उसे वो कर दो, ठीक है। जिस भी बच्चे ठीक को है मैम। दिक्कत हो रही हो बारिश वगैरह की वजह से, तो वो लेफ्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रुचि का सिद्धांत। रिपीट करिएगा मैम। रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इसका हेडिंग क्या होगा मैम? हेडिंग जो लिखा रहे हैं हेडिंग हेडिंग होगा शिक्षण के सिद्धांत। पूरा क्वेश्चन आता है, शिक्षण के सिद्धांत बताइए। एक टीचर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किन सिद्धांतों पर चलकर शिक्षण की सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन का तरीका कुछ? हाँ बोलो। रुचि का जो सिद्धांत है वो मतलब इसी में मेंशन होगा या फिर दूसरा टॉपिक है? किसका? मतलब रुचि का जो सिद्धांत अभी बता रहे थे वो इसी में देखो शिक्षण। मेन, हाँ मेन पॉइंट हो गया शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। तो ओके। शिक्षण के सिद्धांतों में ABCD होगा ना, तो ये वो ABCD है कि पहला सिद्धांत हो गया क्रियाशीलता, दूसरा सिद्धांत हो गया शिक्षण किससे संबंधित हो, जीवन से संबंधित हो। शिक्षण में प्रेरणा दी जाए, प्रेरणा का सहारा लिया जाए तो सफल शिक्षण हो सकता है। शिक्षण में रुचि का ध्यान रखा जाए, उसमें अध्यापक की रुचि भी हो सकती है और छात्र की भी। जब दोनों को उनके रुचिकर कार्य दिए जाएंगे तो बच्चों की सक्रियता और अध्यापक की सक्रियता दोनों मिलकर अच्छा शिक्षण, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को सफल कर सकते हैं, ठीक है। लिखो, क्योंकि बच्चे को जिस काम में इंटरेस्ट होता है, आप उस काम में बच्चे को थोड़ा और मोटिवेट कीजिए, बच्चा वही काम पकड़ता है। बच्चे की प्रेरणा वही काम करती है जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होता है या नहीं? किसी की साइंटिफिक, किसी की मशीनरी में इंटरेस्ट है तो वो बच्चे को प्रेरणा क्या होगी कि मुझे मशीनरी की तरफ जाना चाहिए, और वो मशीन से बनने बनाने वाली चीजों की तरफ क्या करेगा, इंटरेस्ट शो करेगा। क्योंकि जब तक किसी छात्र को, जब तक छात्रों में हाँ हेलो, बोल रहे थे मैम कि पेपर 3 का ही क्लास चल रहा है ना। हाँ ये टॉपिक तो पूरा कर दूं। ये पेपर 3 नहीं, पेपर 4 है। ये पेपर 4 का पेपर नहीं है। हाँ पेपर 3 कल करवाया था, जिसमें मैंने मौखिक कक्षा में संप्रेषण और उच्चारण, व्याकरण, हिंदी से संबंधित सारी चीजें थी, वो पेपर 3 का मैटर थी। लेखन क्या होता है, वाचन क्या होता है, ये सारा मैटर पे अब तक तो तुमको कम से कम सिलेबस उस पे पड़ा हुआ है, तो कुछ कुछ चीजें तो तुमको याद हो जा। कई बार प्रैक्टिकल होता है तो एग्जामिनर पूछ लेता है सेमेस्टर 1 के पेपर 3 में कौन कौन से टॉपिक थे, बताना जरा। तो कम से कम ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़ोगे तो ये सब टॉपिक्स सब तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखो, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत।
मैं रुचि का सिद्धांत। हाँ, रुचि का सिद्धांत हो गया कि बालक को जिसमें रुचि है, बालक को प्रेरणा भी वही काम करती है और उसकी एक्टिवनेस भी उसी में रहती है। इसलिए पढ़ाते समय टीचर को यदि ग्रुप में डिवाइड करना है तो देखना चाहिए जिस बच्चे का जहां रुचि है उसमें उसको प्रेरित कीजिए, तो वो बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है, ऐसा इस सिद्धांत का मानना है। नेक्स्ट, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। क्या बोले मैम, फिर से? नहीं, मैं ये कह रही थी निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, टॉप पॉइंट डालो और इसमें लिखो 2 लाइन। वी नीड टू नो द एम ऑफ एवरी लेसन। वी नीड टू नो द एम ऑफ every lesson because every part of it and everything we and our pupils do should depend upon that aim. Should depend upon that aim. इसका हिंदी लिख लो। हमें प्रत्येक पाठ का उद्देश्य जानना चाहिए। मैम, वी Everything we and our pupils do, comma, should डिपेंड अपॉन दैट depend aim। हाँ, हमें प्रत्येक that aim, अब क्या बोली? that aim, AIM, हिंदी में लिख लो। हमें प्रत्येक पाठ का उद्देश्य जानना चाहिए। क्योंकि उसका प्रत्येक भाग क्योंकि उसका प्रत्येक भाग और उसमें हम और हमारे छात्र जो कुछ करते हैं उस उद्देश्य पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। सफलता का आधार, मैम इसी में हाँ, पूर्व नियोजन है।
इसलिए शिक्षण को सफल सर, बनाने के लिए, हाँ, सफलता का आधार पूर्व नियोजन है। मैम, सफल बनाने के लिए पाठ्य विषय का एक बार शुरू से मैम बोलिएगा इसलिए के बाद क्या बोले मैम? सफलता का पूरा बोल रही हूं मैं। सफलता का आधार पूर्व नियोजन है। अतः इसलिए शिक्षण को सफल बनाने के लिए पाठ्य विषय का भली प्रकार पूर्व नियोजन करना चाहिए। इससे शिक्षक की कुशलता जाहिर होती है। मैम थोड़ा मैम तो मैम छूट गया मेरा। मैम सफल बनाने के लिए पाठ्य विषय का पूर्व नियोजन करना चाहिए। बीए ज्योग्राफी वाला स्टूडेंट है कोई जिसका बीए में ज्योग्राफी हो? यस मैम, मेरा है ज्योग्राफी। अच्छा, क्या नाम है? अनीता टुड्डू। अच्छा अनीता, एक काम करोगी कि बीए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका ज्योग्राफी का सिलेबस अच्छी तरीके से समझाते हुए एक अपना वीडियो बना के भेज सकती हो। वर्बल भेज दो, फोटो मत भेजो। जो बीए का, हाँ बीए का फर्स्ट तुम्हारे पास नहीं है? नहीं है मैम, है लेकिन सर का फोन नंबर है तो सिलेबस मांग लेंगे। अच्छा, हाँ मांग लेना। और उसको ऐसे बनाना है कि जैसे तुम पढ़ा रही हो। यस मैम। ठीक है, सिलेबस ये हाँ बीए का फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, और कोई साइकोलॉजी की स्टूडेंट है? नहीं है। अच्छा, और कोई सब्जेक्ट का इंटरेस्टेड कैंडिडेट? तुम टीचर बनने जा रहे हो, इस टाइप के मौकों को पकड़ा करो। इससे तुम्हारी नॉलेज एनहांस होती है और टीचिंग कैपेसिटी एनहांस होती है। हाँ बोलो, किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड बच्चा? मैम किसमें? मैथ में? पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल का, हाँ पॉलिटिकल का, हाँ बना के भेजो। मैम इंग्लिश मैम फर्स्ट सेमेस्टर, हाँ इंग्लिश का 11 मैथ नहीं, साइंस मैथ नहीं है। ठीक है, जो आर्ट्स और कॉमर्स का बच्चा हो वो बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस अच्छी तरीके से इलेबोरेट करके कि इस टॉपिक में क्या क्या आता है। ठीक है, जैसा तुमने पढ़ा होगा तो एक 10-15 मिनट का जितने का हो बना के एक ऑडियो भेजना। ठीक है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर मैम? बीए फर्स्ट सेमेस्टर, हाँ कोई भी सब्जेक्ट मैम विनोबा यूनिवर्सिटी का। हाँ मैम हाँ, सिलेबस हाँ, विनोबा यूनिवर्सिटी का ना? हाँ हाँ हाँ, विनोबा भावे का। देखो पॉल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स का। इकोनॉमिक भी है मैम? हाँ हाँ, इकोनॉमिक्स का भी भेज सकते हो। हिंदी का हाँ, भी मैम, हिंदी का भी भेजो। हिंदी का भी मैम। बढ़िया सा, हाँ हिंदी का बना के भेजो बढ़िया सा। मैम एसकेएमयू का होगा मेरे पास शायद। तो विनोबा भावे का ले लो, उस पे नेट पे पड़ा होगा, या मुझसे मांग लेना, सोनू सर से मांग लेना कि सर हमें उसका वो प्रोवाइड करा दो, तो वो तुम्हें व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ, तो ये करके बढ़िया सा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे आते हो तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना के भेजना। ठीक, चलो ओके मैम। नेक्स्ट हो गया लिखो प्लानिंग प्रिवेंट्स। मैम ये वाला पूरा नहीं हुआ था। किसका मेरा पूरा नहीं हुआ। अच्छा
शिक्षक की सफलता कहाँ तक रह गया? लिखवाए थे मैम। मैम यहाँ तक लिखाए थे नियोजन करना इससे चाहिए। शिक्षक नियोजन हाँ, करना जी मैम, चाहिए, बोलो। इससे शिक्षक की मैम लिखवाए थे ना कि पूर्व शिक्षा की नियोजन कुशलता करना जाहिर चाहिए, हो। इससे सफल शिक्षक बनाने के की लिए सफलता, यहाँ तक लिखवाए थे। सफल बनाने के लिए सफल बनाने के लिए कुशलता नहीं है मैम हाँ, स्टार्टिंग से एक बार इससे और ये नियोजन का सिद्धांत बता अ, दीजिए स्टार्टिंग से। नियोजन का मतलब है कि यदि ये भी एक सिद्धांत है कि ये जो भी टीचर अपना पढ़ाने का जो मैटर होता है, पाठ्य विषय होता है, पाठ्य का भाग होता है, उसको अच्छी तरीके से प्लान कर लेता है तो भी उसके शिक्षण की सफलता निश्चित होती है। केवल एक पॉइंट से या एक बात से शिक्षण की सफलता नहीं होती, उसको कई सारे सिद्धांतों को जोड़ना पड़ता है, तब उसके टोटल ओवरऑल इम्प्रेशन में प्रभाव पड़ता है। तो उसी का एक पॉइंट है नियोजन, कि टीचर जो भी विषय पढ़ा रहा है उसको पहले से ही तैयार करे, प्लानिंग करे कि मुझको 2 घंटे पढ़ाना है और उस 2 घंटे में मुझे कितना कंटेंट पढ़ाना है। उसके अलावा ये भी ध्यान करे कि जो छात्र हैं वो छात्र 2 घंटे में इतना कंटेंट समझ पाएंगे या नहीं। मतलब समझ में आया नियोजन का? कि यदि आपने धड़ धड़ पढ़ा दिया और लर्नर को कुछ समझ में नहीं आया, तब क्या होगा? बाद में वो यही कह देगा जी हमें समझ में नहीं आया या हमें पढ़ाया नहीं गया, हमको नहीं आता। तो किसका भद्द पिटेगा? टीचर का, कि इस टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, ये टीचर एक्टिव नहीं है, ये टीचर स्किल्ड नहीं है, ये टीचर कुशल नहीं है। तो कुशल अध्यापन के लिए नियोजन करना बहुत आवश्यक सिद्धांत है, जिसका अध्यापक को प्रयोग करना ही चाहिए। ठीक है, आगे लिखो। प्लानिंग प्रिवेंट्स वेस्ट। Planning prevents waste. It helps the teacher. It helps the teacher to be systematic and orderly. नियोजन अपव्यय को रोकता है। हिंदी में मैम हेडिंग? हाँ, हिंदी में यही नियोजन का सिद्धांत, इंग्लिश में प्लानिंग प्रिंसिपल। नियोजन अपव्यय को रोकता है। यह शिक्षक को व्यवस्थित और क्रमबद्ध होने में सहायता देता है। मैम शिक्षक को उसके बाद क्या लिखा है? शिक्षक को सहायता दे, व्यवस्थित और क्रमबद्ध होने में सहायता देता है। अब जब तुम लोग ट्रेनिंग में जाओगे तो तुमको प्लान दिया जाएगा कि कैसे पढ़ाना है, थ्रू लेसन प्लान पढ़ाना है। लेकिन होता क्या है, जब हमारा सिलेक्शन कहीं हो जाता है तो उसके बाद हम प्लान क्या है और पढ़ाई क्या है उसके संबंधित
किसी चीज का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जो अच्छी सरकारें होती हैं वो सरकारें सुधार के लिए अब प्लानिंग के साथ, विद लेसन प्लान के साथ सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को शिक्षा देने लगी हैं। बहुत से स्टेट में ये तय है कि आपको प्लानिंग करनी होगी, लेसन प्लान बनाना होगा और उसके अनुसार ही बच्चों को पढ़ाना होगा। इससे क्या होता है कि अध्यापक के समय की बचत होती है, वो टाइम का मिसयूज नहीं कर पाता और बच्चों तक पाठ्य विषय बहुत जल्दी और सही तरीके से पहुंच जाता है। नेक्स्ट लिखो, चयन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। मतलब कि हम समय के हिसाब से जितना बच्चे को पढ़ा सकते हैं और उसका क्राइटेरिया क्या होगा कि बच्चा उस चीज को समझने में समर्थ हो, कैपेबल हो। सपोज हमने 45 मिनट के पीरियड में पूरी दुनिया का उसको अनुभव करा दिया कि हमने तुमको पूरे देश में जो कुछ होता है वो समझाना है, तो बच्चे के माइंड में 30-40 मिनट में निश्चित सूचनाएं ही इकट्ठी रह सकती हैं। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लोकतंत्री। हाँ बोलिए। मैं इसे थोड़ा सा कर देते, मतलब चयन का सिद्धांत को थोड़ा फिर से। चयन के, चलो लिखो, चयन का सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। और शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता बहुत कुछ निर्भर करती है। The principle of selection is a most important one. And on the teacher's ability to select well will depend a great deal of his success in his work. इसको और सरल तरीके से समझें तो ये कह सकते हैं कि यदि आप छात्र को
किसी महाकाव्य या खंड काव्य से संबंधित कवि पढ़ा रहे हैं तो आप पूरा का पूरा खंड काव्य 30-40 मिनट में लेकर बैठ जाएं और बोलना शुरू कर दें। जबकि 30 मिनट में हम क्या कर सकते हैं, केवल उसके कुछ छंदों का ही विवरण दे सकते हैं। इसलिए टीचर को छात्र कक्षा में उपस्थित छात्रों की उम्र, कक्षा और उस हिसाब से बच्चों के मेंटल लेवल के हिसाब से कंटेंट पढ़ कर लेना चाहिए कि उसने अपना सिलेबस खत्म करने के लिए एकदम से बोलना शुरू किया, उससे लर्निंग नहीं होती, और लर्निंग नहीं होती तो टीचिंग को हम वेस्ट मानेंगे। समझ में आया? हेलो, जवाब दो। यस मैम। यस मैम। अच्छा, हाँ, ऐसा ही कोई एक एग्जाम्पल देना चाहेगा कोई स्टूडेंट? चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। अब तुम लोग लोकतंत्र खूब पढ़ चुके हो, तो उसके हिसाब से बताओ कि लोकतंत्रीय टीचर कैसा होता है? मैम, जो डेमोक्रेटिक टीचर होता है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सभी को इक्वल मान के चलते हैं वो, और किसी भी बेसिस पे उसके साथ डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, कोई दूसरा भाव नहीं रखते हैं। और मैम जो कंटेंट वो किसी एक के हित के बात में नहीं करते, वो सबके लिए सोचते हैं। ठीक है, अच्छा बताया। डेमोक्रेटिक टीचर गुड टीचर भी होता है, गाइड भी होता है, और फिलोसोफर भी होता है, और फ्रेंड भी होता है। वो क्या नहीं होता? डिक्टेटर नहीं होता। वो चीजों को डिक्टेट करता है, लेकिन वो डिक्टेटर नहीं होता इन द सेंस कि उसका जो बिहेवियर है वो जहां बच्चों को आवश्यकता होती है मित्र के हिसाब से सहायता की, तो वो वहां मित्र की तरह सहायता करता है। जहां बच्चे को गाइडेंस की जरूरत होती है तो वो एक अच्छा गाइड बन के उसकी मदद कर सकता है, और बच्चे को यदि कोई लाइफ से संबंधित समस्या है तो वो एक फिलोसोफर बनकर उसकी मेंटल जो भी प्रॉब्लम है, उसका जितना भी आध्यात्मिक पक्ष है, हर तरीके से मतलब उसकी हेल्प करता है। उसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक टीचर। तो ये जब सारे चीजें उसके अंदर होंगी तो वो अपने आप इम्पार्शियल हो जाएगा। उसका व्यवहार पूरी क्लास के साथ केवल शिक्षक और छात्र का संबंध रहेगा। वो किसी एक बच्चे के प्रति लायबल नहीं होगा कि मुझे केवल इसको खुश करना है या मुझे केवल किसी एक की तरफ झुकना है। उसका व्यवहार कैसा होगा कि उसके लिए पूरी कक्षा, उसके छात्र और उसके अंडर में है। इसके अलावा वो किसी और मंतव्य को लेकर शिक्षण नहीं करेगा, और हर बच्चे के लिए उसके लोकतांत्रिक रूप हमेशा मददगार होंगे। नेक्स्ट लिखो। इसमें खुद से लिख लेंगे मैम? हाँ, ये लिख लो, इसमें तो एक जनरल चीज है। हाँ, जहां मुझे लग रहा है कि दे दूं डेफिनेशन टाइप का, तो मैं वहां दे रही हूँ। नेक्स्ट लिखो, प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन या मनोरंजन का सिद्धांत। इसमें आप रचना शब्द भी जोड़ सकते हो, रचना और मनोरंजन, या मनोरंजन भी लिख सकते हो, क्योंकि उसमें हम
उसका जो अल्टीमेट वो होगा तो वो उस क्रिएशन में आ जाएगा। ठीक है, लिखो। कि हम कहते हैं कि शिक्षण को हमने एकदम बर्डन सम वर्क की तरीके से बच्चों पर थोप दिया है। आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चे के केवल दिमागी पक्ष को प्रभावित करने की क्षमता ज्यादा रहती है और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा रट लो, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर लो, इन्हीं सब चीजों पर जोर रहता है। जबकि मनोरंजन के द्वारा भी शिक्षण कार्य किया जा सकता है। क्लास में कभी कभी हंसना, किसी बात पर मुस्कुराना, किसी बात पर ठहाका लगाना कोई बहुत बुराई नहीं होती, क्योंकि कई बार बच्चों की रचनाएं, अब आप क्लास में हैं मनोरंजन के नाम पर, आप जरूरी थोड़ी है फिल्मी गाने ही सुने बच्चों से। मनोरंजन के नाम पर आप उनको कोई शिक्षाप्रद गाना सिखा सकते हैं, देश प्रेम का गीत सुना सकते हैं। बच्चा स्वयं राइट करके कोई अच्छी कविता ला सकता है, गीत ला सकता है, क्योंकि इस समय वो जो क्लासरूम में सीख रहा है ये उसकी लाइफ में हो सकता है वो अच्छा राइटर बन के फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखने लगे। भाई हम जिस भी किसी बड़े आदमी की बायोग्राफी सुनते हैं, अब तो ये कौन कौन से आते हैं एफएम वगैरह, वो हर छोटे बड़े एक्टर के संबंधित बातों को बहुत सारा बताते हैं कि कैसे वो अपना स्कूल लाइफ में था, कैसे उसको राइटिंग का वो हुआ, उसने सबसे पहले क्या लिखा और वो उसकी लाइफ का बेस बन गया। तो वहां मनोरंजन के द्वारा भी शिक्षण में मनोरंजन का सिद्धांत भी जोड़ देने से एक तो कक्षा का वातावरण बर्डनसम नहीं होता है, बोरिंग नहीं होता है और हल्के फुल्के अंदाज में आप बच्चों की रचना धर्मिता को भी आगे ला सकते हैं। तो इसलिए मनोरंजन को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। लास्ट लिख लो। जो शिक्षक छात्र को सीखने की इच्छा से जो शिक्षक छात्र को सीखने की इच्छा से प्रेरित किए बिना सिखाने का प्रयास करता है, वह केवल ठंडे लोहे पर हथौड़ा बजाता है। ईडियम है। क्या बोले मैम? यस मैम। वह केवल ठंडे लोहे पर हथौड़ा बजाता है। और ठंडे लोहे पे हथौड़ा बजाइएगा तो क्या होगा? कोई चेंजिंग नहीं आएगा। नहीं होगा मैम। डफर है, डफर ही रहेगा। समझ आ गया? जब तक उसको आप गर्म नहीं कीजिएगा, गर्म करने का मतलब है उसको आप प्रेरणा नहीं दीजिएगा, जब तक आप उसको नहीं समझिएगा, उसकी कमी नहीं समझिएगा, तब तक यदि आप उसमें सुधार की उम्मीद रखते हैं तो वो व्यर्थ हो जाएगी। लिखो, आ टीचर who is attempting a teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil
with a desire to learn is hammering on cold iron. अब इन चीजों से आपने क्या सीखा बताओ। मैम जैसे पहले बच्चा को सिखाने के लिए प्रेरित करेंगे, उसके बाद ही मतलब उसको सिखाएंगे कोई भी चीज। हाँ, कि जब हम पढ़ाएंगे तो हम इन सारी चीजों को अपने शिक्षण में शामिल करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो तुम्हारा उद्देश्य है लर्नर को बेस्ट लर्निंग देना, जिससे कि तुम अपने उद्देश्य में क्या हो, सफल हो जाओ। ठीक है, ये तो हो गए सिद्धांत। अब आगे लिखो शिक्षण सूत्र, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण सूत्र। नंबर 1, ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। मैम और एक बार रिपीट कीजिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर। हाँ, फ्रॉम नोन टू अननोन। कल जब मैं क्लास ले रही थी तब मैंने कोई चीज बताई थी तुम्हें, पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज करके कोई टर्म यूज किया था मैंने, ध्यान दिया था? तो उसका यही मतलब था कि प्रीवियस ज्ञान के आधार पर किसी को भी सिखाना सरल होता है। समझ में आया? क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है कि हम जब बच्चे को कुछ चीज सिखाना चाहते हैं तब क्या होता है भाई, हम बच्चे को भारत का मैप दिखा रहे हैं, हम चाहते हैं बच्चा भारत के नक्शे को समझ जाए कि भारत का भौगोलिक नक्शा ऐसा है। तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि नक्शा क्या होता है। आई समझ में? जब तक बच्चे को ये नहीं जानकारी होगी कि जमीन पर नक्शे का क्या मतलब होता है, या नक्शा क्या होता है, या जमीन को कैसे नापा जाता है, या मानचित्र का क्या मतलब होता है, तब तक बच्चा भारत के मानचित्र से संबंधित चीज को एक बार में सीधे नहीं समझ पाएगा। जब बच्चा नक्शा जानता होगा, नक्शे का तरीका जानता होगा, नक्शे का मतलब जानता होगा, तब आप उसको बता सकते हैं कि देखिए जैसे नक्शा होता है, आज हम भारत के नक्शे को दिखा रहे हैं। समझ में आ गया? क्योंकि अदरवाइज बच्चा उस भारत के नक्शे को ही दुनिया का नक्शा मान लेगा, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र को चलना चाहिए। लिख लो। इसीलिए बच्चों को हम कई बार क्या करते हैं, स्कूल से निकालकर कहीं उनको ऐसी जगह ले जाते हैं जहां भिन्न प्रकार की जानकारी उन्हें उपलब्ध हो, और उसको देखकर आगे वो कभी भी उस अपनी नॉलेज को उसको प्रीवियस नॉलेज की तरह प्रयोग कर सके। लिखो,
मस्तिष्क को जानी हुई बात पसंद होती है। अब समझ में आएगा तुम्हारे। मस्तिष्क को जानी हुई बात पसंद होती है और इस पसंद का उन सब बातों तक क्या मैम? जिनका उन सब बातों तक जिनका उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है। मैम जिनका के बाद क्या बोले? उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है, स्वयं ही विस्तार हो जाता है। The mind has a linking. मैम स्थापित किया जा स्वयं ही विस्तार हो जाता है। The mind has a linking for what it knows and this linking extends itself to all that can be connected with its object. नेक्स्ट लिखो, सुगम से कठिन की ओर, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। सुगम से कठिन की ओर। चलो पॉइंट्स लिख लो सारे, फिर इलेबोरेट बात भी कर दूंगी, ठीक है। सुगम से कठिन की ओर, तो इससे स्पष्ट है कि पहले हमें ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए जिसे बच्चे को समझ में आ सके, उसके बाद हमको स्टेप बाय स्टेप कठिनता की तरफ, डिफिकल्ट की तरफ ले जाना चाहिए, जिससे उसे डिफिकल्ट को समझने में सरलता हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सरल से जटिल की ओर। मैम फ्रॉम मैम हाँ, सुगम से कठिन और सरल से जटिल। सुगम से ये कठिन है हाँ। और सरल कठिन और सरल से कठिन, जटिल, सरल से जटिल, Yes, ma'am. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दोनों में क्या अंतर है? हमको एक ही जैसा लग रहा है। बताएंगे हाँ, अब बताओ क्या क्या अंतर है, टीचर हो।
देखिए ये सब्जेक्ट के हिसाब से मैटर करता है, बताओ कैसे। Yes, ma'am. कैसे मैटर करता है थोड़ा सरल से जैसे सरल से मैम कठिन ऐसे होता है मैम कि कोई भी चीज अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम उसको ऐड सिखा रहे हैं तो पहले 1 डिजिट का ऐड सिखाएंगे, उसके बाद 2 डिजिट का ऐड सिखाएंगे, उसके बाद 4 डिजिट का ऐड सिखाएंगे। तो ये हाँ ठीक और ठीक सुगम और उसके बाद सुगम से कठिन। उसे कोई फॉर्मूला देंगे। हाँ यस हाँ मैम। पहले और सुगम हमने से उसको सिंपल मल्टीप्ली। हाँ बोलो बोलो। और सुगम से कठिन सिखाते टाइम मैम, जैसे अगर कोई है किसी चीज का बता रहे हैं, अगर फॉर्मूला है तो पहले हाँ उसको हाँ सबसे इजी मेथड को बताएंगे, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स मेथड होगा उसको बताएंगे। हाँ जो फॉर्मूला तुम डिफाइन करना चाहते हो जटिल से, देखिए कुछ चीजें होती हैं जिनमें मेमोरी लेवल होता है, कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, एक एनालिसिस लेवल होता है, एक सिंथेसिस लेवल होता है, बहुत सारे लेवल होते हैं ना। तो जो एनालिसिस लेवल से रिलेटेड होता है वो जटिल होता है, जिसमें अब जैसे कोई रिसर्च वर्क है, आपने बच्चे को एक तो क्वेश्चन तैयार दे दिया 2 पेज का, आपने एक बच्चे को 2 लाइन दे दी कि इसको सम को सॉल्व करके लाओ, और आपने कोई टफ सा फार्मूला पकड़ा दिया उसको। तो जब बच्चा पहले सरल जानता होगा तभी तो आप देखेंगे बच्चे को कि ये कॉम्प्लेक्स को भी सॉल्व कर सकता है। भाई सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स 3 चीज होती हैं। तो उस हिसाब से जटिल से मतलब है कि कॉम्प्लेक्स चीज के उसमें एक के साथ आप 4 चीजें मिला दीजिए। अब आपने बच्चे को कोई एक छोटा सा पाठ पढ़ा दिया, आपने सपोज बाबर पढ़ा दिया उसको, या कोई और छोटा सा बात पढ़ा दी, तो उससे रिलेटेड जो टफ चीजें होंगी, जो एनालिसिस के बाद निकलती होंगी चीजें, आप उनको दे दीजिए तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। आगे लिखो स्थूल से, आगे लिखो फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसका चश्मा ही साफ नहीं है, ये लाइट को आंखों पे कुछ हो रही है प्रॉब्लम मुझे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर मतलब फिजिकल से टोटली, मेंटली और स्पिरिचुअली। समझ में आ गया कि जो चीज दिखाई दे रही है पहले हमने वो बताई, फिर वो जिस आइडिया से निकली उस आइडिया तक जाना स्थूल से सूक्ष्म की ओर कहलाता है। नेक्स्ट लिखो पूर्ण से अंश की ओर। मैम स्थूल से सूक्ष्म की ओर का एक एग्जांपल बताइए ना मैम अच्छे से। हाँ बताऊंगी, हाँ बताऊंगी। चल ये लिख ले, पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। बता दूंगी, टाइम कम है, टॉपिक ये वाला खत्म करूं खूब बताऊंगी। नेक्स्ट लिखो अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट। नेक्स्ट लिखो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन। नेक्स्ट विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। नेक्स्ट विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल।
नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। मैम फिर से रिपीट नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक से क्रमबद्धता की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। से पहले बोले थे। हाँ, इससे पहले बोले फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। मैम हिंदी में। हाँ, एनालिसिस विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नेक्स्ट लिखो, अनुभव से तर्क की ओर, फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल। इसके पहले वाला पॉइंट क्या बोले थे? मनोवैज्ञानिक से, मनोवैज्ञानिक से क्रमबद्धता की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। बस ये पढ़ के रखना, कल समझा दूंगी। कल तो छुट्टी रहेगा क्या? ओके मैम। अच्छा कल क्लास चलेगा, परसों नहीं चलेगा। पेपर 1 का, इस पेपर का नहीं होगा, ठीक? ओके मैम, थैंक यू। पेपर 1 का। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।